नमस्कार। आज मैं आपके सामने कल वाली भीलवाड़ा के भट्ठी कांड के पार्ट 1 के बाद दूसरा भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में आपने सुना कि भीलवाड़ा के नरसिंहपुरा गांव में 2 अगस्त 2023 की शाम को 4 बजे के आसपास गांव के किनारे की तरफ कोयले की जो भट्ठियाँ, कच्चा कोयला बनाने की भट्ठियाँ जो होती हैं, वहाँ पर 2 लड़के एक लड़की को टांगों से घसीटते हुए ले गए। लड़की ने बीच में भागने की कोशिश की। उन दोनों में से एक ने उसके सिर पर लाठी मार दी। वो वहीं पर गिर पड़ी। एक महिला भी उन 2 लड़कों के साथ थी। उन दोनों लड़कों ने उसे घसीट के उन चारों भट्ठियों में से एक भट्ठी के भीतर डाल दिया। भट्ठियाँ क्लोज्ड होती हैं, मिट्टी की क्या ईंटों की दीवारों से बनी होती हैं। बाहर उसमें एक दरवाज़ा होता है। दरवाज़ा खोल के उन्हें ठंडा करके और लकड़ी के कोयले बनाए जाते हैं। उसके भीतर डाल दिया। उसमें मिट्टी का तेल और लकड़ियाँ सब डाल के उसे बंद कर दिया, जैसे कोयला जलाने के लिए बंद करते हैं। लड़की उसमें जिंदा जल गई। करीब 3 घंटे बाद जब उसको खोल कर देखा गया तो लड़की राख नहीं हुई थी, जैसा इन लोगों ने सोचा था। वो घट के करीब 1/4 भाग, उसका 40 किलो वजन था, 10 किलो बचा, और उससे वो लोथड़ा उसका जल रहा था और मांस के जलने की खराब बदबू बाहर आ रही थी। दोनों ने ये सोचा कि अब ऐसे तो अगर ये कल को भट्ठी के भीतर ये लड़की की जली हुई लाश मिली तो हम लोग पकड़े जाएंगे। लिहाजा उसने जो महिला थी उसने कहा कि इसको फ़ौरन यहाँ से हटा दो। उस लाश को बाहर खींचा, फावड़े से उसके 20 टुकड़े किए, 2 बोरियों में उसे भरा और वो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर नहर में जाकर उन दोनों बोरियों को उसने फेंक दिया, उन 2 लड़कों ने। ये मैंने कल आपको बताया, और ये भी बताया कि रात करीब 1 बजे के आसपास लड़की की माँ और लड़की का चचेरा भाई, वो दोनों लड़की को ढूंढते हुए आए। वो बकरी चराने गई थी और बकरियां उसकी ले जाते हुए एक आदमी मिला, कालू। कालू से पूछा गया लड़की कहाँ है। उसने कहा मुझे नहीं पता है। और फिर जब वो वहाँ पर गए तो एक भट्ठी उनमें से जलती हुई दिखाई पड़ी। उनको कौतूहल हुआ। वो भट्ठी के पास गए। उसमें ह्यूमन फ्लैश यानी मानव मांस के जलने की बदबू आ रही थी। ये देखकर वो परेशान हुए। उसने उस व्यक्ति को आवाज़ दी जो उसे रास्ते में मिला था, कालू नाम था, और उससे पूछा कि मेरी लड़की कहाँ है। उसने कहा मुझे नहीं पता। जो साथ में लड़का गया था, जो लड़की जलाई गई थी, उसका चचेरा भाई, उसने लकड़ी के सहारे उसके राख को कुरेद कर ढूंढने की कोशिश की। उसमें उसे एक चांदी का कड़ा मिला जो उसी भाई ने कोई 3-4 महीने पहले उसे गिफ्ट किया था। उसे देखकर वो पहचान गया। फिर उसने और कुरेदने की कोशिश की तो उसमें एक जला हुआ हाथ भी मिला। इस जले हुए हाथ और कड़े को देखकर माँ को यकीन हो गया कि ये उसकी लड़की ही है। वो भाग के रात में 1:30-2 बजे प्रधान के यहाँ पहुंची। प्रधान के यहाँ गुहार लगाई। प्रधान भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस सवेरे सवेरे भट्ठी के पास पहुंच गई। ये कल पार्ट 1 में मैंने बताया था। आज पार्ट 2 में ये वो वहाँ पर पहुँच गए और पुलिस को ये बताया गया था कि नरसिंहपुरा की एक भट्ठी में एक लड़की को जला दिया गया है। उसका एक जला हुआ हाथ मिला है, एक कड़ा मिला है, और पुलिस फ़ौरन पहुँच जाए। पुलिस जब पहुँची तो पीछे पीछे सैकड़ों गांव वालों की भीड़ भी वहाँ पहुँच गई। पुलिस सीधे भट्ठियों के पास गई। 5 भट्ठियाँ वहाँ बनी हुई थीं और जिनमें से 4 बंद थीं। एक का दरवाज़ा खुला हुआ था। भट्ठी में पानी डाला गया था और थोड़ी देर में और भट्ठी में पानी डाला गया था, लेकिन उसकी दीवारें अभी भी गर्म थी। पुलिस ने आवाज़ लगाई। जो वहाँ पर सामने उसके लेबर लोगों के जो तंबू जैसे आकृति के रहने के स्थान बने हुए थे, और उनसे पूछा कि ये घर किसके हैं,
ये हट में तंबू ही कहते हैं लोकल भाषा में, कि ये तंबू किसके हैं। लोगों ने बताया कालबेलियों के हैं, और 9 लोगों का परिवार इन तंबुओं में रहता है। ये भीड़ ने जवाब दिया। ये जल रही भट्ठी किसकी है, ये डीएसपी श्याम सुंदर ने जोर जोर से पूछा। भीड़ से जवाब आया, ये संजय की भट्ठी है। उसी तंबू के पास खड़े हुए कालू ने जवाब दिया। डीएसपी श्याम सुंदर ने फिर पूछा, कल रात में किसी ने भट्ठी में जलती हुई लाश देखी क्या? उसने कहा, जी सरकार। ये बात कही महावीर ने। महावीर उसी लड़की का चचेरा भाई था जो अपनी चाची के साथ, लड़की की माँ के साथ उसको ढूंढने के लिए यहाँ भट्टियों तक पहुँचा था। चचेरा भाई था। उसने कहा कि 2 लड़कों ने इसे भट्ठी में जला दिया है। डीएसपी श्याम सुंदर ने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, साहब मैं महाराष्ट्र में कैटरिंग का काम करता हूँ और अभी कुछ महीने पहले गांव आया हूँ, और ये लड़की मेरी चचेरी बहन थी। डीएसपी श्याम सुंदर ने पूछा, तुमने भट्ठी में क्या देखा? महावीर ने जवाब दिया, रात 1 बजे मैं काकी के साथ यहाँ आया था। भट्ठी जल रही थी। जब मैंने डंडे से आग को टटोला तो एक कड़ा और जला हुआ हाथ मिला। महावीर ने डीएसपी को वो अध जला हाथ भी दिखाया, जिसे मौके पर पुलिस ने सीलबंद किया और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन डीएसपी ने महावीर से पूछा कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये हाथ और कड़ा तुम्हारी बहन का है? महावीर बोला, कुछ महीने पहले ही मैंने ये कड़ा अपनी बहन को दिया था। इसके बाद डीएसपी श्याम सुंदर महावीर के घर पहुंचे। महावीर की काकी ने पुलिस को बताना शुरू किया। पुलिस को उसने बताया कि मेरी बेटी नेहा ये काल्पनिक नाम है क्योंकि लड़की अवयस्क थी और पॉस्को में इसका मुकदमा कायम हुआ था। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी नेहा 17 साल की थी, एकदम गोरी, 5.5 फीट लंबी थी। लोग कहते थे कि तुम्हारी बिटिया हीरोइन जैसी है। उसने बताया कि कल दोपहर की, यानी 2 अगस्त 2023 के दोपहर की बात है, उसके पापा को रिश्तेदारी में एक फंक्शन में जाना था। मैंने बेटी से कहा कि आज वो बकरियां लेकर खेत में चली जाए। उसके पापा उसे खेत तक छोड़कर आए थे और खुद रिश्तेदारी में चले गए। शाम 6 बजे तक जब बेटी नहीं लौटी, हमें चिंता होने लगी। फिर सोचा कि आ जाएगी। 6 बजने के बाद भी जब वो नहीं लौटी तो मैं महावीर के साथ उसे ढूंढने निकल गई। हम लोग खेत की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में ये कालू मिला, जो उन भट्टियों के सामने वाले तंबुओं में, तंबू स्थानीय भाषा में कहते हैं, वो झोपड़ियाँ हैं एक तरह की बनी हुई, जिनमें भट्टियों में काम करने वाले लेबर रहते हैं। तो वो कालू मिला, उसके साथ एक लड़का और था। दोनों बकरियां लेकर आ रहे थे। मैं पहचान गई कि ये बकरियां मेरी हैं। मैंने उन लड़कों से पूछा, नेहा कहाँ है और ये बकरियां तुम्हें कहाँ मिली? कालू ने बताया कि नेहा कहाँ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बकरियां उन्हीं तंबुओं के पास भटक रही थीं। मुझे लगा गांव वालों की हैं, लिहाजा मैं इन्हें लेकर गांव जा रहा था कि जिसकी हो वो बकरियां अपनी ले जाए। काफ़ी देर तक मैं और महावीर खेत में और भट्टियों के आसपास नेहा को तलाशते रहे। ऐसा नेहा की मां ने डीएसपी श्याम सुंदर को अपने बयान में बताया। आवाज़ लगाते रहे और थक हार कर घर आ गए। तब तक नेहा के पापा भी रिश्तेदारी से लौट आए थे। हम दोनों ने कहा कि हम लोग रिपोर्ट लिखाने थाने जाते हैं, लेकिन हम लोग घर से निकले। फिर मैंने रोक दिया और एक बार कहा कि खेत में चलकर देख लेते हैं, ऐसा न हो नेहा रास्ता भटककर किसी दूसरे गांव में चली गई हो। रात के 1 बज चुके थे। हम खेत में पहुंचे तो देखा कि इस बारिश के सीज़न में सभी भट्टियां बंद हैं, लेकिन एक भट्टी जल रही थी। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। आग उसकी अभी भी धधक रही थी। मैं जब नज़दीक पहुंची तो मांस के जलने की बदबू आ रही थी। इसी बीच महावीर ने उस जलती हुई राख को डंडे से टटोलना शुरू किया तो उसमें चांदी का कड़ा और अध जला हाथ मिला। वो देखते ही मैं पहचान गई कि ये मेरी बेटी का ही है। लड़की की माँ का बयान दर्ज करने के बाद डीएसपी श्याम सुंदर फिर से भट्टी के लिए निकल पड़े।
एक तंबू के बाहर वो कालू जो खड़ा हुआ था, उसने डीएसपी को आते देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने दौड़ाकर उसे दबोच लिया। इस बीच में पुलिस की टीम ने खेत को चारों तरफ से घेर लिया। कालू, उसका भाई कान्हा, उसकी पत्नी लाड देवी और संजय समेत 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस इन्हें लेकर थाने के लिए निकल पड़ी। पीछे पीछे पूरा गांव भी थाने पहुंच गया। नरसिंहपुरा गांव में करीब 700 गुज्जर परिवार रहा करते हैं। थाने पर डीएसपी श्याम सुंदर ने संजय से पूछा, लड़की कहाँ है? तेरी भट्ठी में मिला अध जला हाथ और कड़ा किसका है? संजय रोते हुए बोला, मुझे लड़की के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो रिश्तेदारी में गया था। तेरी भट्ठी में लाश के टुकड़े कैसे मिले? इंस्पेक्टर डीएसपी श्याम सुंदर ने बहुत ही सख्ती से पूछा। संजय बोला, साहब मुझे कुछ पता नहीं है। डीएसपी श्याम सुंदर ने थोड़ी देर बाद ही अपना जो पुलिस का जो विशिष्ट पूछताछ की श्रेणी होती है, विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ, वो शुरू कर दी। वो शुरू करते ही संजय टूट गया। बोला, 2 अगस्त की शाम मुझे कालू ने फ़ोन किया। मैं भागा भागा गांव आया, सीधे भट्टी के पास पहुंचा, देखा कि लाश जल रही है। कालू कहने लगा कि ये जलकर राख नहीं हो पाई है, अब इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। इसके बाद श्याम सुंदर ने कालू और डीएसपी श्याम सुंदर ने कालू और कान्हा से बातचीत करनी शुरू की। करीब 24 घंटे तक हर श्रेणी की पूछताछ करने के बाद कालू ने बताया कि साहब लड़की मर गई थी, हम ही ने उसको भट्ठी में रख कर जला दिया। श्याम सुंदर ने कहा, 24 घंटा लगा तुम्हें इस बात को बताने में, कितना समय और लगेगा ये बात बताने में कि लड़की मरी कैसे? वो लगभग कांपते हुए बोला कि रोज बकरी चराने नेहा के पापा आते थे। हर रोज नेहा भी उसके साथ आती थी। उन्होंने मुझसे कहा था, नेहा के पापा ने, कि मैं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, तुम जरा नेहा का ध्यान रखना। उनके जाने के बाद नेहा को देखा जब अकेले बकरी चराते हुए, तो मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने अपने भाई कान्हा से कहा कि छाछ लाने गांव जा रहा हूँ। मैं सीधे नेहा के घर गया। आवाज़ लगाई तो उसकी माँ बाहर आई। मैंने कहा, काकी छाछ दे दो। फिर पूछा कि काका कहाँ चले गए, आज बकरी चराने नहीं आए? काकी ने बताया कि हाँ, वो एक रिश्तेदारी में गए हैं। तो मैं उनसे छाछ लेकर खेत पर लौट आया। मुझे पता लगा कि आज नेहा अकेली है। मैंने दौड़कर उसे पकड़ना चाहा तो वो भागने लगी। वो लड़खड़ा कर गिरी। उससे दुपट्टे से मैंने उसका मुंह बांध दिया और खेत के किनारे ले गया। वहाँ मैंने उसके साथ रेप किया। कुछ ही देर में कान्हा भी वहाँ आ गया। उसने मुझे हटाया और वो खुद नेहा के साथ बलात्कार करने लगा। मैं खड़ा होकर देखता रहा कि कोई आ तो नहीं रहा है। लड़की बेहोशी हो गई। उसके बाद मैंने दोबारा उसके साथ रेप किया। मैंने लड़की को धमकाते हुए कहा कि चुपचाप घर चली जा, किसी से कुछ कहा तो तुझे जान से मार देंगे। लेकिन वो मान नहीं रही थी। वो कह रही थी, एक ही बात की रट लगाई थी कि मैं पापा को बताऊंगी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। वो जैसे ही भागने लगी, कान्हा ने उसके सिर पर डंडे से वार कर दिया। वो वहीं गिर पड़ी। हम उसे घसीट कर अपने, जहाँ वो तंबू जिसे कहते हैं, वहाँ पर ले आए। मेरी बीवी लड़की को देखते ही डर गई। उसने कहा कि ये तो मर गई, अब इसका क्या करोगे? मैंने उससे डांटते हुए कहा अपनी पत्नी को कि ये सब पूछने का टाइम नहीं है, जल्दी ठिकाने लगाना है, बताओ क्या करें। बीवी ने कहा कि इसे भट्ठी में डाल दो, और कोई तरीका नहीं है। जिसके बाद मैंने, कान्हा और मेरी बीवी और मैं तीनों ने मिलकर इसको भट्ठी में डाल दिया, पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। लाश को जलने के बाद क्या किया, जब डीएसपी श्याम सुंदर ने पूछा तो कालू बोला कि पूरी बॉडी तो भट्ठी में जल गई, पूरी बॉडी तो भट्ठी में जल गई थी। वो ये कहने लगा कि सब बॉडी में कुछ बचा नहीं था, वो जल गई थी। इधर फॉरेंसिक टीम ने जब भट्ठी वाली राख की जांच की तो पता लगा कि खोपड़ी, आँख, दांत
ये सब गायब हैं, जो जल नहीं सकते थे, जो बच जाते किसी भी तरह की आग में जलने के बाद भी। भट्टी के बाहर मिले फावड़े में भी खून और मांस के टुकड़े का सैंपल मिल गया। राख में मिली हड्डियों के सैंपल से फावड़े में लगे हुए मांस के टुकड़े और रक्त के सैंपल मैच हो गए। इस डीएसपी श्याम सुंदर सोचने लगे कि कहीं इन लोगों ने लाश के टुकड़े टुकड़े तो नहीं कर दिए। वो कालू और कान्हा को लेकर एक बार फिर भट्टी के पास पहुंचे। इस बार इंस्पेक्टर ने कालू के बजाय कान्हा से पूछताछ शुरू की। पूछा, लड़की की लाश कहाँ गई? कान्हा ने कहा, भट्टी में जल गई, पूरी तरह जल गई। डीएसपी श्याम सुंदर ने फिर वही सब तरीके अपनाए जो कालू के साथ अपनाए गए थे। सारी श्रेणियों की पूछताछ उससे की गई। काफ़ी देर बाद वो भी टूट गया। उसने कहा कि साहब, लड़की मर चुकी थी। 3 घंटे बाद जब हमने देखा कि लाश पूरी तरह से जली नहीं है, हम सोचने लगे कि अगर कोई आ गया तो जलती हुई लड़की को देख लेगा। हमने फावड़े से लाश के टुकड़े टुकड़े किए और बोरी में भरकर नहर में बहा दिए। डीएसपी ने दोनों को जीप में बिठाया और थोड़ी देर में नहर के पास पहुंच गए। थोड़ा ढूंढने पर बोरी मिल गई। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि लाश अभी भी अधूरी है, इसके कई अंग गायब हैं। डीएसपी श्याम सुंदर सोच में पड़ गए कि जब इतने टुकड़े इस बोरी में हैं तो बाकी टुकड़े कहाँ गए? क्या वाकई इन दोनों ने बारी बारी से रेप किया है? ये तभी साबित होगा जब लाश के बाकी टुकड़े मिलेंगे। अब क्योंकि न तो लड़की जिंदा बची है, न उसकी पूरी लाश बची है, न कोई चश्मदीद गवाह है, इसलिए दूसरी बोरी या बाकी अंगों का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज के पार्ट में पुलिस अपराधियों तक कैसे पहुंची, इन्वेस्टिगेशन में कैसे डीएसपी श्याम सुंदर ने कड़ी से कड़ी जोड़कर और कालू और कान्हा, उनकी पत्नी और बाकी संजय, इन सब लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। अब आगे की बात पार्ट नंबर 3 यानी तीसरे भाग में ये देखना है, या तीसरे भाग में मैं ये बताऊंगा कि किन किन सबूतों के आधार पर इसका ट्रायल शुरू हुआ। अदालत में वकीलों के बीच क्या बहस हुई, डिफेंस के लॉयर ने किन किन चीज़ों का बहाना लिया, प्रोसिक्यूशन ने किस किस तरह से अपने केस को साबित करने की कोशिश की। चश्मदीद गवाह कोई नहीं था। दोनों के कन्फेशन में ये था कि हम लोगों ने 3 बार, 2 बार कालू ने, 1 बार कान्हा ने रेप किया था। उसके बाद उसको जिंदा ही जलाया गया था। बॉडी पूरी मिली नहीं थी। अब इसके बाद बाकी बॉडी की तलाश और वो ट्रायल, और फिर उसके बाद वकीलों की जिरह के बाद फिर जज के फैसले में क्या आया, ये सारी बात मैं तफसील से कल अंतिम और तीसरे भाग में बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। कल तीसरा और अंतिम भाग इस विभत्स, क्रूर और बहुत ही निंदनीय घटना के बारे में कि ये अंतिम पड़ाव में ये कहाँ तक पहुँचा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।